दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ द मैन ईटर और उसकी स्टोरी चल रही है जंगल डेज एंड नाइट्स। उसका अगला एपिसोड है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि केनेथ एंडरसन ने अलग अलग मजेदार स्टोरीज सुनाई थी जो उनके साथ घटनाएं घटित हुई थी, जिसमें एक स्वामी था जिसने पहले गाड़ी का रेडिएटर तोड़ दिया था। इस बार वो इनके साथ जंगल ट्रिप पर गया और अपने बंदूक के बट को ठोक रहा था और उससे गोली चल गई और इनका एक दूसरा साथी डर के मारे बेहोश हो गया था क्योंकि गोली उसके सिर के ऊपर से निकल गई थी। जब उसको डांटा गया तो वो बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोली मुझसे चली हो, इसके अंदर तो एक ही गोली थी, वो अभी भी है और मैं तो केवल ऐसे ऐसे ठोक रहा था। वो दोबारा बताने लगा और दोबारा फिर गोली चल गई, फिर उस आदमी के सिर के ऊपर से निकली और वो फिर बेहोश हो गया। ऐसे ही इनके साथ एक नखरे वाले दोस्त गए थे जिन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है कि कंडेंस मिल्क से सारे प्रोटीन्स मिल जाते हैं, तो मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ कंडेंस मिल्क ही खाऊंगा। तीसरे दिन ही उनकी तबीयत खराब हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया और वो बेहोश होने को हो गए। और उसके बाद इन्होंने गाड़ी का पंप निकाल के इनेमा लगाया और इंजन ऑयल मुंह में डाल के उनका पेट ठीक किया। अब इसके आगे की एक मजेदार घटना। अब एक बार की बात है, केनेथ एंडरसन एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे और उस फैक्ट्री के एक सीनियर ऑफिशियल ने एंडरसन से कहा कि क्या तुम मुझे क्रोकोडाइल की शूटिंग पर ले चलोगे, क्योंकि उन साहब को क्रोकोडाइल की स्किन की जरूरत थी। तो इन्होंने कहा जरूर आपको ले चलूंगा और ये चल पड़े हो गए नैकाल के लिए। ये जगह थी कावेरी नदी के पास में और जहां पर कई सारे क्रोकोडाइल मिलते थे। अब इस हंटिंग पार्टी में 4 लोग थे, वो ऑफिसर, उनकी एक लेडी फ्रेंड एंडरसन और उनका बेटा डोनाल्ड एंडरसन। अब अगले दिन सुबह जब सूरज अच्छा खासा ऊपर आ गया था और गर्मी थी, इन्होंने एक कोरेकल हायर करी और उससे चल पड़े नदी पार करने के लिए। अब एंडरसन ने अपने साथी को बता दिया था, तो पहले अगर हमें क्रोकोडाइल दिखेगा तो पहले हमें एक लंबा सा चक्कर काटना है, उसके पीछे जाना है, जंगल की तरफ से आना है, इतने नजदीक दबे पांव पहुंच जाना है कि हम आराम से नेक शॉट ले सके। अगर हम पानी के रास्ते से ही उनके नजदीक जाने की कोशिश करेंगे तो क्रोकोडाइल बहुत ही चालाक होते हैं, वो एकदम से सड़क के पानी में चले जाएंगे और हमारे हाथ नहीं आएंगे। और नेक शॉट लेने से उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाती है, वो किसी भी तरह की हरकत नहीं कर सकता, यानी कि ना तो वो पानी में कूद सकता है ना गायब हो सकता है। अब अगर किसी नाव से, या वो जो गोल तश्तरी की तरह से नाव होती है कोरेकल, उससे आप मगरमच्छ की तरफ यानी कि क्रोकोडाइल की तरफ बढ़ोगे तो वो पानी के अंदर स्लाइड करके चले जाएंगे। और अगर उन्हें दिखा के कि आप उनकी तरफ नहीं जा रहे, दूसरे काफी दूर पे किनारे पे बोट को या उस तश्तरी टोकरी वाली नाव को लगाओगे, जंगल के अंदर जाओगे और बड़े ही दबे कदमों से जाओगे तो गले में गोली मारना पॉसिबल है। लेकिन वो जो भाई साहब एंडरसन के साथ गए थे, उन्होंने आर्गुमेंट स्टार्ट कर दी। बोले, आप बोल रहे हो कि ऐसे लंबा घूम के जाओ, नेक पे शॉट मारो, मैंने किताब में पढ़ा है कि अगर अगले पैर के पास से निशाना लेके हार्ट में मारो, ऑन द स्पॉट वहीं पर डेड हो जाएगा, पानी में क्रोकोडाइल घुस ही नहीं सकता। अब एंडरसन ने कहा, आप सही बोल रहे हो, अगर यह निशाना सही लग गया तो क्रोकोडाइल मर जाएगा, लेकिन उसके पहले रिफ्लेक्स एक्शन के तहत वो जंप मार चुका होगा, उसके बाद उसकी बॉडी पानी में चली जाएगी और बह के आगे निकल जाएगी, हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप लेने आए हो स्किन, वो नहीं मिल पाएगी आपको। अब इन्होंने देखा दूरबीन से तो इनको एक जगह पे धूप सेंकता हुआ क्रोकोडाइल दिख गया, तो इन्होंने कोरेकल डाली थोड़ा ऊंचाई पर ताकि पानी की धारा से जब तक ये पहुंचे, क्योंकि वो जो तश्तरी वाली नाव होती है, चप्पू चलाने से उसके डायरेक्शन चेंज होते हैं, बहती तो अपने आप ही है वो। अब ये भाई साहब जो शिकार करने गए थे, इन्होंने उन बातों को ध्यान में नहीं रखा और जहां पर क्रोकोडाइल आराम कर रहा था वहां पे ये विजिबल हो गए। लेट के शॉट ले रहे थे लेकिन क्रोकोडाइल को मालूम चल गया। क्रोकोडाइल ने अपनी पूंछ हिलाई, झटके से पानी में कूद गया। उसके कूदने के बाद राइफल चलने की आवाज आई। अब जो कोरेकल चला रहा था उसको एंडरसन ने कहा, जल्दी से मुझे वहां लेके चलो जहां पर वो मेरे साथी
क्रोकोडाइल का शिकार करने गए थे। जब वहां पहुंचे तो वो आदमी बड़ी ही खुशी लिए हुआ था अपने लाल चेहरे पर। लाल चेहरा इसलिए कि गर्मी से बेहाल था। और वो बोला, मैंने सही निशाना मारा, एकदम हार्ट पे मारा है, सटीक निशाना। अब एंडरसन ने कहा कि आपने सही निशाना मारा होगा, हो सकता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल हमें कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने उसे पानी में कूदते हुए देखा है। अब वो आदमी बोला, अरे छोड़िए, अभी हम कुछ मछुआरों को बोलेंगे कि अपना जाल डालें पानी में और हमें बहता हुआ पकड़ में आ जाएगा। अब वो कोरेकल भेज दी गई कि गांव से मछुआरे लेके आओ। कई सारे मछुआरे बुलाए गए और जाल सेट कर दिया गया। लेकिन नदी बहुत गहरी थी, इतनी गहरी थी कि वहां तक मछुआरों का जाल नहीं पहुंच सकता था, और नीचे नीचे अंडर करंट से वो क्रोकोडाइल आगे निकल सकता था। अब केनेथ एंडरसन ने कहा, चलिए छोड़िए, दूसरा मारते हैं। तो वो भाई साहब बोले, एंडरसन साहब, आप मुझे जानते नहीं हो। मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। जब तक मुझे सक्सेस ना मिल जाए, और अगर मैंने ठान लिया तो मैं उस काम को कभी छोड़ता नहीं हूं। अब पूरे दिन मछुआरों के जाल लगे रहे, लेकिन कोई मरा हुआ क्रोकोडाइल उसमें नहीं फंसा। अब डिनर के टाइम पर एंडरसन ने उन भाई साहब से कहा, क्योंकि कल हमें काम पर जाना है तो हमें सुबह 10 बजे निकलना चाहिए। फिर वो भाई साहब बोले, एंडरसन साहब, मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। आप मुझे जानते नहीं हो। जब तक मुझे वो मरा क्रोकोडाइल नहीं मिल जाएगा, मैं इस इलाके को छोड़ूंगा नहीं। अब अगले दिन सुबह फिर एंडरसन ने कहा कि चलिए दूसरा क्रोकोडाइल मारते हैं। उस आदमी ने ऐसी हिकारत भरी नजरों से देखा जैसे कि एंडरसन जानते नहीं है कि ये वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ते हैं। इन्होंने कहा, चलिए, फिर से जाल लगाए गए। अब दोपहर हो गई, लेकिन अभी भी कोई मरा हुआ क्रोकोडाइल नहीं मिला। जब ये आए लंच के लिए, बुरी तरह से सारे लोग पसीने में डूबे हुए थे, और इन भाई साहब ने अपनी शर्ट उतार दी, बिना बनियान के सोफे में बैठ गए ताकि गर्मी ना लगे। और ये बात एंडरसन के बेटे डोनाल्ड को भी बहुत अच्छी लगी। उसने भी वही किया। अब उन भाई साहब ने, जो कि उस फैक्ट्री में काम करते थे जहां पर एंडरसन काम करते थे, वो बोले, एंडरसन, तुम्हारे हाथ के नीचे कितने आदमी काम करते हैं? एंडरसन चौंक गए कि ये सवाल जंगल में क्यों पूछ रहे हैं मुझसे। उन्होंने कहा, सर, 110। अब वो भाई साहब बोले कि एंडरसन, मुझे लगता है तुम 110 आदमी को कैसे कंट्रोल कर पाते होगे जब तुम अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा नंगे बदन बैठा हुआ है, उसने शर्ट नहीं पहनी हुई है, और डाइनिंग टेबल पर एक लेडी बैठी हुई है। अब इससे पहले कि एंडरसन कोई जवाब दें, इनके बेटे डोनाल्ड ने पूछा कि सर, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आपने भी तो शर्ट नहीं पहनी, आप भी तो नंगे बदन बैठे हो। और डोनाल्ड ने कहा कि आप खुद वो एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि दूसरे ना करें। अब उस आदमी का चेहरा लाल हो गया, गर्मी से नहीं, गुस्से से। और लाल भी क्या हुआ, पूरा बैंगनी ही हो गया। और उसने बोला, एंडरसन, तुम इस पप को इतना अलाउ करते हो कि ये तुम्हारे बॉस को जवाब देता है। और फिर उन्होंने अपना चेहरा डोनाल्ड की तरफ घुमाया और बोले, शट अप, इससे पहले कि मैं तुम्हें समझाऊं। अब डोनाल्ड ने कहा, मिस्टर ओल्ड सो एंड सो, एक बात ध्यान में रखना कि मेरे पिताजी तुम्हारे हाथ के नीचे काम करते हैं, मैं नहीं। बाहर निकलो, अभी उस मरे हुए क्रोकोडाइल को खिला दूंगा तुम्हें। अब वो ओल्ड मैन चकरा गए। अब उनको कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। तो उनकी जो लेडी फ्रेंड थी, उन्होंने मामला संभाला। बोले, चलिए हम लोग बैंगलोर चलते हैं। अब एंडरसन बोलते हैं कि यह आदमी 2 साल तक मेरा बॉस रहा, लेकिन उन 2 सालों में उसने मुझसे कभी बात नहीं की। और इस घटनाक्रम को याद करके मैं और मेरा बेटा डोनाल्ड कई बार हंसते हैं कि एक बड़ा आदमी किस तरह से बेवकूफ हो सकता है। अब एंडरसन बोलते हैं कि चलिए मैं आपको अपने एक और दोस्त के बारे में बताता हूं, जिसका नाम था फ्रेडी, और जिसका मुकाबला हुआ था वाइल्ड एलिफेंट से, जो कि पूरा रोग तो नहीं था, यानी कि पूरा दुष्ट तो नहीं था, लेकिन आधा जरूर था।
जो कि फ्रेडी की बहुत बड़ी स्टेट थी, उसके कॉर्नर में रहता था और उसके लिए अपने दिल में एक नरम कोना बना के रखा था फ्रेडी ने। उसका एक रीजन था कि ये मॉन्स्टर, ये दैत्य जो कि आधा दुष्ट था, अपनी हरकतों के लिए जाना जाता था और इसकी हरकतों की वजह से, इसके चिंगाड़ने की वजह से लकड़ी चोर इनकी स्टेट में नहीं आते थे लकड़ी चुराने के लिए। अब फ्रेडी के पास बहुत बड़ी स्टेट थी, 600 एकड़ की, और उस 600 एकड़ में 300 एकड़ बिल्कुल घना जंगल था, अनस्पॉइल्ड जंगल। ये जंगल मैसूर स्टेट के अंदर था और कुर्ग से इसके बॉर्डर टच होते थे और कुर्ग अभी इंडिपेंडेंट स्टेट था और बिल्कुल इनके नजदीक में ही था। वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां यहां से टच होती थी और ये पूरा इलाका बिल्कुल रफ एंड टफ, डेंसली वुडेड घना जंगल, और अभी बाहर के लोगों की आवाजाही यहां पर नहीं थी। और इसमें बहुत सारे जंगल थे बैम्बू के, और बैम्बू के तने इतने मोटे हो जाते थे जितनी एक इंसान की जांघें होती हैं। इनकी स्टेट के बाहर एक बैम्बू का एक और जंगल था जिसका नाम था आन्नाई चौक, जिसका मतलब होता था हाथी का निवास। और ये गवर्नमेंट लैंड थी और आपको पता ही है कि बांस हाथी का फेवरेट होता है। जिस तरह से हाथी गन्ना पसंद करता है वैसे ही बांस पसंद करता है। और यहां पर हाथी ईविल माने जाते थे। कितने ही रोग एलिफेंट थे जो यहां पर पैदा हुए थे। अब जो फ्रेडी का रोग था, जो कि एंडरसन ने नाम रखा था उस आधे दुष्ट हाथी का, वो पैदा तो अन्नाई चौक में हुआ था लेकिन शिफ्ट हो गया था, माइग्रेट कर गया था फ्रेडी की स्टेट की तरफ और एक कोने में रहता था। उसने वहां पर अपना परमानेंट रेजिडेंस बना लिया था क्योंकि उसे बांस खाने को मिलते थे और उसे किस बात की परवाह। अब जो फ्रेडी ने एंडरसन को उस हाथी का हुलिया बताया था, वो ये बताया था ये काफी एजेड जानवर है, हाइट भी बहुत अच्छी है, इसके कान को अगर ना गिना जाए तो इसकी हाइट 9 फीट की है, जो कि इंडियन एलिफेंट यानी कि एशियन एलिफेंट के हिसाब से ज्यादा हाइट है। और फ्रेडी ने एक झोपड़ा, एक शैक सा बनाया हुआ था एक छोटे तालाब के किनारे, जिसे कि इंडिया में टैंक बोला जाता था। और फ्रेडी ने एक छोटा सा रिज बना के एक स्टॉप डैम टाइप का बना दिया था और इससे एक चैनल निकाली थी जिससे वो सिंचाई के लिए अपनी जमीन पर पानी लेके जाता था और बहुत ही अच्छी फसल होती थी। अब एक चांदनी रात में लुटेरे आए, फसल के लुटेरे, और जो कटी हुई फसल पैडी के खेतों में रखी थी उन्होंने बैलगाड़ियों में लोड करी और ले जाने लगे। अब उनकी मुलाकात हो गई फ्रेडी के रोग से, यानी कि फ्रेडी के आधे दुष्ट से। उसने एक चोर को मार डाला, बैलगाड़ियां उलट पलट दी और चमत्कारिक रूप से फसल को टच भी नहीं किया। अब एक दूसरे मौके पर लकड़ी चोर आए, उन्होंने फ्रेडी की स्टेट में सागौन के पेड़ काट दिए, उनकी ब्रांचेस काटी और जो सीधा तना था उसको बैलगाड़ी पे लादा और ले चले। और फिर सामने आ गया फ्रेडी का आधा दुष्ट, यानी कि वो हाथी। उसने फिर एक आदमी को मार दिया, दूसरे को खेलने के अंदाज में ऐसा उछाला कि वो गिरा और उसकी जांग की हड्डी यानी कि फीमर हड्डी टूट गई और वो दर्द से कराह के चिल्लाता रहा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के फ्रेडी और उनके आदमियों को मालूम चला कि वहां पर कोई है। जब वो पहुंचे तो नजारा देखा, ठीक से लदी हुई बैलगाड़ियां थी, एक आदमी मरा पड़ा था, एक दबा पड़ा था और काम कर दिया था फ्रेडी के दोस्त आधे दुष्ट ने। अब एक बार फिर से रॉबरी हुई। इस बार फ्रेडी का बैल था जो कि इनकी हट के पीछे ही बंधा था। चोर आए, उसको खोला, हाँक के ले चले। फिर आ गया फ्रेडी का दोस्त हाथी, उसने उनको दौड़ाया। डर के मारे वो चोर फ्रेडी की ही हट में आ गए, जोर से दरवाजा खटखटाया, घुसे, बोले साहब बचा लो, हम आपका बैल चुरा के ले जा रहे थे लेकिन आपका हाथी पीछे पड़ गया। अब एक बार एक एडवेंचरस कपल थे जो कि फ्रेडी के दोस्त थे, वो मिलने आए, बोले हम 1 साल जंगल में गुजारना चाहते हैं और हम आपकी परमिशन से एक केबिन बनाना चाहते हैं आपकी स्टेट के कोने में। अब फ्रेडी को यह डिमांड अजीब सी लगी लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने परमिशन दे दी, लेकिन ये बताया सावधान रहना, वहां पर एक दुष्ट हाथी है। इस बात पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने टार्जन के स्टाइल में एक बहुत ही बढ़िया शैक बनाया। अब एक बरगद के पेड़ में
जो उसकी जड़ें लटकी होती हैं, उसके बीच में जमीन से 20 फीट की हाइट पर उनका शैक हवा में झूल रहा था। और वो बहुत ही लकी थे कि उन्होंने इतनी हाइट चुनी थी। अब उन्होंने उसको बनाने में बांस का सहारा लिया था, लटकती हुई लताओं से सीढ़ियां बनाई थी ताकि वो ऊपर जा सके। जब तक ये हट बन रही थी तब तक वो फ्रेडी के शैक में ही रहे। फिर आया समय गृह प्रवेश का। जब फ्रेडी ऊपर गया, उसने देखा, उसने कहा, बहुत ही शानदार हट आपने बनाई है। अब उनकी फर्स्ट नाइट थी। उसी रात को उनको आधी रात में नीचे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। उन्होंने झांक के देखा तो एक बहुत बड़ा सा हाथी खड़ा होकर उन्हें ही देख रहा है। अब वो हाथी अपनी सूंड लहरा रहा था और उसकी सूंड और इनके आशियाने के बीच में ज्यादा गैप नहीं था। लेकिन ये समझदार थे, इन्होंने कोई आवाज नहीं की। और वो हाथी भी गुस्सा नहीं था, बस कौतूहल में था, यानी अमेज था कि ये क्या चक्कर है, ये क्या बला है ऊपर। अब वो अपनी तेज सूंघने की शक्ति से सूंघ तो पा रहा था कि यहां पर इंसान है, लेकिन इंसान पेड़ के ऊपर कैसे है ये नहीं समझ पा रहा था, और उसे इंसान दिख भी नहीं रहा था। अब वो अपनी सूंड उठा के ट्राई कर रहा था। अगर तो उसने अपने अगले पैर उठा लिए होते पिछले पैरों पर, जैसा कि अक्सर हाथी करते हैं, और फिर अपनी सूंड ऊपर उठाता, तो इनका जो आशियाना था उसकी पकड़ में आ जाता, वो उसे ढेर कर देता। लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, और वो कपल समझदार थे, वो चुप रहे। तो हाथी को भी लगा शायद मुझे ऐसे ही स्मेल आ रही है, या तो कल रात ज्यादा हो गई होगी, इसलिए हाथी वहां से कहीं और चला गया। अब उजाला होने के बाद वो कपल नीचे उतरा और उसके बाद कभी नहीं गया रात गुजारने के लिए उस आशियाने में जिसे उन्होंने बहुत ही मेहनत और चाव से बनाया था। फ्रेडी इस हाथी को बहुत पसंद करता है और वो इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं भेजता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और वो इस हाथी को गोली भी नहीं मारता, क्योंकि अपनी जमीन पर दुष्ट हाथी को गोली मारना अलाउड है। फ्रेडी का ये मानना है कि ये बिना सैलरी के मेरी रखवाली करता है और चोर आसपास फटकते भी नहीं। हाँ, सावधानी के लिए फ्रेडी खुद भी बाहर नहीं निकलता सनसेट के बाद। तो ये अनपेड वॉचमैन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ना तो ये चोरों को आने देता है, ना ही मालिक को घूमने देता है अपनी ही जमीन पर। दोस्तों, इस तरह से एंड हुई है स्टोरी। हमारी अगली कहानी होगी द क्रीचर्स ऑफ द जंगल। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।